दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने दो महत्वपूर्ण केसेस के बारे में चर्चा की थी। एक था शंकरी प्रसाद केस, दूसरा था गोलकनाथ का केस। इस वीडियो में हम केशवानंद भारती केस को समझने जा रहे हैं, जो काफी ज्यादा लैंडमार्क एक डिसीजन, एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में, या फिर जो भारतीय इतिहास है इसमें इसको काफी महत्वपूर्ण जजमेंट माना जाता है, क्योंकि ये वो जजमेंट था जिसने एक तरह से संरक्षण प्रदान किया, एक तरह से प्रोटेक्शन प्रदान किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को। तो सबसे पहले समझते हैं कि वो दो केसेस क्या क्या थे, बिकॉज उसके बगैर हमें समझ में नहीं आएगा, है ना। तो वो दो केसेस क्या क्या थे। सबसे पहला केस था शंकरी प्रसाद केस। हमने शंकरी प्रसाद केस में देखा था कि उस समय कौन सा एरा चल रहा था। तो उस समय एक तरह से नेहरू एरा था, नेहरू जी थे उस समय। तो जो जजमेंट्स होते थे उनके कोऑर्डिनेशन से पास किए जाते थे। तो उस समय जो था ये बात बिल्कुल नकार दी गई और बोला गया कि आर्टिकल 13 में जो लॉ की बात की गई है वो बात ऑर्डिनरी लॉ को कहकर कही गई है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को। अर्थात उसमें यह बात कही गई थी कि आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 उसके अंतर्गत नहीं आएगा। किंतु न्यायपालिका क्या करती है, जुडिशरी गोलकनाथ केस में बिल्कुल अलग रुख अपनाती है और बहुत कड़े सवाल जो है पार्लियामेंट से पूछती है, संसद से पूछती है, लेजिस्लेटिव से पूछती है, विधायिका से पूछती है। वो सवाल थे क्या? वो सवाल ये थे, सबसे पहला सवाल ये था वहां पर मेन कि ये बात कहां लिखी है कि ऑर्डिनरी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है। एनी लॉ बोला गया है ना, एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट विल बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बात कही गई है आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ये बात कहां कही गई है कि ऑर्डिनरी लॉ है, जो एनी लॉ का मतलब ऑर्डिनरी लॉ होता है। और दूसरी बात, आर्टिकल 368 में जो पावर अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, वो पावर क्या पार्लियामेंट के पास है या फिर वो पावर जुडिशरी के पास दे दी गई थी? उन्होंने एक तरह से क्या किया, शंकरी प्रसाद केस में जो उन्होंने जजमेंट दी थी उसको ओवररूल करते हैं और उन्होंने कहा कि अमेंडिंग फंडामेंटल राइट्स इज आउटसाइड द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। मतलब संसद, विधायिका की शक्ति के बाहर है कि वो मौलिक अधिकारों में क्या कर सके, किसी भी तरह का कोई भी संशोधन कर सके। उसके बाद क्या आता है, 24वां और 25वां संविधान संशोधन आता है और जिसमें बहुत सही तरीके से क्या किया जाता है, बोला जाता है। सबसे पहले तो अनुच्छेद 13 या फिर आर्टिकल 13 को रिराइट कर दिया जाता है। वहां पर स्पेशली लिखा जाता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली कोई चीज हो रही है, आर्टिकल 368 का यूज करके अगर किया जा रहा है तो वो मान्य होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वैलिड होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ हमें एक महत्वपूर्ण चीज ये देखने को मिलती है कि आर्टिकल 368 में भी पार्लियामेंट वर्ड जो है वो लाया जाता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है। क्योंकि उस समय जो, अगर हम बात करें तो गोलकनाथ केस के टाइम पे मिसेस गांधी आई थी, मिसेस इंदिरा गांधी, और जब 24वां और 25वां संविधान संशोधन लाया गया तो मिसेस गांधी के पास बहुत पावर थी, बहुत शक्ति थी मिसेस गांधी के पास। और मिसेस गांधी ने उस शक्ति का बिल्कुल बाकायदा उपयोग किया है और बिल्कुल अपनी उस शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने 24वां और 25वां संविधान संशोधन लाया। इसी से रिलेटेड फिर वहां पर बात आगे उठती है और केशवानंद भारती केस आता है। अब हम समझते हैं कि केशवानंद भारती केस में मुद्दा क्या था। केशवानंद भारती एक मठाधीश का नाम था और उनके तरफ से केस फाइल किया गया था। तो जब उनके तरफ से केस फाइल किया गया था, इस वजह से इसका नाम केशवानंद भारती केस पड़ा। अब हम देखते हैं कि इसमें इशू क्या थे। सबसे पहला सवाल यह था कि क्या इज द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्योंकि यह बात कही गई थी ना कि आर्टिकल 368 से क्या प्रियम्बल भी अमेंड कर देंगे, क्योंकि प्रियम्बल में भी कुछ, हमने तो कुछ वो चीजें लिखी थी कि हमें हमारा देश किस तरह का बनाना है, वो बात हमारे प्रियम्बल में लिखी थी ना। और इसी तरह से क्या 10 पार्लियामेंट हैव द अनलिमिटेड पावर, क्या संसद और विधायिका के पास असीमित शक्ति है, उनकी शक्तियों में नियंत्रण लगाने वाला कोई नहीं है। इसलिए तो हमने न्यायपालिका को रखा था कि जहां पर अगर कार्यपालिका, विधायिका, संसद कुछ भी तरह का क्या करेगी, अपनी शक्तियों का उल्लंघन करेगी, वहां पर न्यायपालिका का यह कर्तव्य होगा कि न्यायपालिका बताएगी कि आप कहां गलत कर रहे हो। What constitute the basic structure of the Indian Constitution? फिर क्या किया गया, क्या किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन लाया गया, मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा। तो वो था क्या, वो भी हमें समझना है। ऐसे करके हमें 2-3 मुद्दे समझने हैं, तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है,
दैट मस्ट बी इवॉल्व इन कीपिंग विद द चेंजिंग टाइम्स एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, और जो पार्लियामेंट की पावर है ना वो क्या है, एक तरह से लिमिट है, उसमें भी कुछ लिमिट्स है ना, इसमें अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरह से लिमिट होनी चाहिए उसमें भी कुछ, ताकि कुछ भी अमेंडमेंट कभी भी लेजिस्लेटिव या संसद या विधायिका ना कर सके। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्री लॉ, हमें सभी को पता है हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, हमारे यहाँ विधि का शासन है, किसी व्यक्ति विशेष राजा का शासन नहीं है। तो जब हमारे यहाँ विधि का शासन है तो यहाँ पर आर्बिट्री लॉ कैसे चल सकता है कि जो चाहे मनमाना संविधान में संशोधन कर ले और उस तरह से शासन चलाए? ऐसा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है जो एक लोकतांत्रिक देश की क्या होती है, आधार होती है। फिर क्या किया गया, अब यह देखिए कि सरकार की तरफ से क्या बोला गया। सरकार ने साफ कहा कि जो पावर है ना पार्लियामेंट, क्या कह सकते हैं, अमेंड करने की, वो पार्लियामेंट के पास है, संसद विधायिका के पास वो शक्ति दी गई है कि वो क्या करेगा, अमेंड करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और दूसरी बात क्या की गई, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉन्ट्रैक्ट, दे सबमिटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज akin to a contract that all citizens had agreed to abide by and the parliament could amend it sued by the पॉपुलर विल। जो लोगों को सही लगे और जो सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से उस समय सही होगा उस हिसाब से संशोधन कर दिया जाएगा। और यह भी बोला गया कि कुछ लिमिटेशन है पार्लियामेंट में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कोई क्या नहीं करता, लिमिट नहीं लगाता। अब हमें देखना है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, यहां मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सबसे पहला सवाल क्या था, इज द प्रीएम्बल द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो यहां पर यह बात एक्सेप्ट की गई कि क्या है, प्रस्तावना क्या है, भाग है, काय का, संविधान का। अब जब भाग है तो अमेंड किया जा सकता है या नहीं। आर्टिकल 368 में यह बात भी मानी गई कि जो पावर जो है किसके पास है, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। और जब उनके पास पावर है अमेंड करने की, इफ दे हैव द पावर टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन वो क्या कर सकते हैं, प्रस्तावना को भी अमेंड कर सकते हैं, ये अमेंडेबल है। मुद्दा क्या चल रहा था, आर्टिकल 13 से जुड़ा चल रहा था। तो आर्टिकल 13 से जुड़ा ये मुद्दे का फिर यही बात निकली कि एनी लॉ मतलब ऑर्डिनरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ये क्या किया जा सकता है, ये चीज की जा सकती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था, एक महत्वपूर्ण मुद्दा और निकल के आया था, क्योंकि यहां पर आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मूल ढांचे का सिद्धांत। संविधान का मूल ढांचा क्या है, तो देखिए संविधान का मूल ढांचा वो है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर वो है जो एस्पिरेशंस थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने कुछ चीजें हमारे संविधान में रखी थी कि हमारे देश का आधार स्तंभ इस तरह से होगा, और ये एक बेसिक्स हैं। अगर ये चीजें हट जाएंगी तो हो सकता है हमारा संविधान ही एक तरह से, संविधान का जो अर्थ था, संविधान की जो एस्पिरेशंस थी वही चेंज हो जाए। इसलिए इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो, और वो बेसिक स्ट्रक्चर से अगेंस्ट जा रही हो तो उसे क्या कर दिया जाएगा, इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा। और कौन डिसाइड करेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर से बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा, तो ये डिसाइड किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। किसके द्वारा, जुडिशरी। इस तरह से हमने यहां पे फिर पूरी चीजें समझ ली। पार्लियामेंट बिल्कुल कर सकता है संशोधन, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे में किसी तरह का कोई संशोधन नहीं कर सकता। वो एस्पिरेशन जिससे हमारे देश के निर्माण की चाह हमारे संविधान निर्माताओं ने रखी थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रखी थी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और अगर उसके साथ किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ की जाती है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। यह बात कही गई
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। और एक चीज याद रखिएगा महत्वपूर्ण, इस केस में कितनी जज बेंच थी? तो इस केस में ये वो केस था जिसमें 13 जज बेंच बैठी थी, 13 जज बेंच ने निर्णय सुनाया था। अर्थात अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक जज बेंच बैठी है केशवानंद भारती केस में। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये जज बेंच क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मतलब जब अगर संविधान से जुड़ा कोई मुद्दा आएगा तो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है। इस तरह से 13 तक हुई है अभी तक। और अगर कभी किसी डिसीजन को अपहेल्ड करना है, उसको बदलना है, तो इससे अधिक की जज बेंच बैठानी पड़ेगी, तब ही यह संभव हो पाएगा। अभी तक के ये हमें मार्ग प्रदान कर रहा है ये डिसीजन, और अभी तक के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है लागू। अब हम देखते हैं कि इसका इंप्लीमेंटेशन से क्या क्या आगे इंपैक्ट्स पड़े। तो इसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कोई नहीं है। यहां पर बोला जा रहा था ना कि पार्लियामेंट के पावर है, बिल्कुल है, कोई शक नहीं है। लेकिन यह बात भी कही गई कि सबसे अधिक शक्ति किसके पास है? तो सबसे अधिक शक्ति संविधान के पास है। संविधान सुप्रीम है, किसी आर्बिट्री लॉ नहीं है, किसी राजा का रूल नहीं है। यहां पर रूल ऑफ लॉ होगा, संविधान का शासन होगा। यहां पर क्या किया गया? एक तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो क्या होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की नींव होती है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत आवश्यक होता है, उसको एनहेंस किया गया, उसको बढ़ाया गया। और एक तरह से क्या किया गया? एक सेफगार्ड, एक प्रिजर्व किया गया किसको? संविधान के मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को। तो इस तरह से आज हमने समझा केशवानंद भारती केस के बारे में। आगे करके हम एक एक केसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट। जब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एंड लेट्स क्रैक दिस एग्जामिनेशन बाय योर डेडिकेशन एंड बाय योर अप्रोच।